एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के माध्यम से संघराज्य व्यवस्था की स्थापना भारत में की गई है। जहाँ जहाँ संघराज्य होता है वहाँ वहाँ दोहरी नागरिकता भी प्रदान की जा सकती है। जैसे अमेरिका में संघराज्य व्यवस्था के साथ साथ दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, किंतु भारत के संविधान की यह विशेषता है कि यहाँ राजनीतिक दृष्टि से संघराज्य व्यवस्था का तो स्वीकार किया गया है, किंतु संपूर्ण देश के सभी नागरिकों को एकल नागरिकता ही प्रदान की गई है। इससे तात्पर्य है कि अगर आप देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हो तो आपको पासपोर्ट नहीं लगता है। आप ट्रेन का टिकट खरीदिए, बस का टिकट खरीदिए, आप महाराष्ट्र में हैं, नागपुर में हैं, आप मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, आप गुजरात में जा सकते हैं, वापस यहाँ आ सकते हैं। किंतु अगर देश के बाहर जाना है तो ही आपको पासपोर्ट लगता है। इसका मतलब हम एक ही देश के नागरिक हैं, जिसके कारण एकल नागरिकता प्रदान की गई है और हम सभी की पहचान भारतीय यही अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में संघराज्य की स्वीकृति की गई है और उसमें एक विशेषता के रूप में मैंने कहा था कि स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि न्यायपालिका को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वही नागरिकों के अधिकारों का रक्षण करे। नागरिकों का कोई भी मौलिक अधिकार उनसे कोई ना छीने, चाहे कोई दूसरी व्यक्ति हो या संस्था हो, स्वयं सरकार हो, तो भी नागरिकों के अधिकारों पर अगर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण होता है तो न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी है कि वह मौलिक अधिकारों के रक्षा करे, वह संविधान की रक्षा करे। ये तभी संभव है जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंगों से अर्थात विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना। इसीलिए हमारे देश में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण करने के लिए और उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर न्यायपालिका का अगर हम आज तक का इतिहास देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर निश्चित ही न्यायपालिका ने अपना कार्य किया है, क्योंकि वो न तो विधायिका अर्थात संसद के नियंत्रण में है और न ही वह कार्यपालिका के अधीन है। न्यायपालिका के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति किसी भी निर्वाचन के माध्यम से नहीं होती है, इसलिए दलीय राजनीति की कोई भी भूमिका न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति में नहीं है। उसी प्रकार जो भी न्यायाधीश बनता है उसके लिए जो शर्तें रखी गई है, जो पात्रता रखी गई है, वो इस प्रकार की रखी गई है जिससे विद्वान, जिनको कानून की गहरी सोच जिनमें हो, अध्ययन जिनमें हो, जिनको अन्य अनुभव हो, ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों में से ही कोई सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार उनके जो सेवा शर्तें हैं, उनकी जो भी उनके आर्थिक भत्ते उनको दिए जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अनुचित या उसमें बदलाव करना, जिससे इनका आर्थिक नुकसान हो, इस प्रकार से संसद कभी भी नहीं कर सकती। किसी भी न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो उच्चतम न्यायालय के हर एक न्यायाधीश उम्र के 65 साल तक 65 ईयर्स तक अपने पद पर रहते हैं। उन्हें उनके पद से निवृत्ति के पूर्व हटाना इतना आसान
नहीं है। अपवादात्मक स्थिति में ही भ्रष्टाचार के आरोप हो या बहुत गहन असंवैधानिक कुछ कार्य किया हो तो ही उन्हें हटाया जा सकता है, किंतु वह प्रक्रिया बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया दी गई है। संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। इस प्रकार की कुछ प्रावधान ये न्यायाधीशों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय बनाने के लिए आवश्यक थे। इस प्रकार के प्रावधानों के माध्यमों से न्यायपालिका को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में निर्माण करने का प्रयत्न संविधान के माध्यम से किया गया। एक अंतिम विशेषता जो संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये विशेषता यह है कि हमारे संविधान में संशोधन करने की जो पद्धति दी गई है वो अभिनव पद्धति है, एक अनोखी पद्धति है। संशोधन अर्थात संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव करना। संविधान जो 1950 से लागू किया गया, उस संविधान में कुछ नए कानूनों को डालना, जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में कुछ बदलाव करना अथवा किसी अनुच्छेद को संविधान से निकाल देना, इसे संशोधन कहा जाता है। अमेंडमेंट संशोधन कहा जाता है। यह संशोधन जो संविधान में किया जा सकता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। सर्वप्रथम पद्धति, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश को घटक राज्य का दर्जा देना है अथवा घटक राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो इस प्रकार के प्रस्तावों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है और उस पर सामान्य बहुमत अगर मिल जाए तो वह संशोधन संविधान में किया जाता है। दूसरी पद्धति, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मौलिक अधिकारों का भाग है, उसमें कुछ अगर संशोधन लाना है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अनिवार्य है। और तीसरी पद्धति, जिसमें अगर संविधान के कुछ भागों में बदलाव करना है, कुछ संशोधन करना है, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर बाद में सभी घटक राज्यों के विधिमंडल में भेजा जाता है और कम से कम आधे 50% आधे घटक राज्यों के विधायिका द्वारा उस प्रस्ताव को सम्मति मिलना, समर्थन मिलना आवश्यक है, तभी वह संशोधन संविधान में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर केंद्र और राज्य, इनके बीच में विधायी संबंध है, इनके संबंधी कुछ परिवर्तन करना है, तो वैसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कर फिर बाद में घटक राज्यों के विधायिका के पास भेजा जाएगा और आधे घटक राज्यों ने उस प्रस्ताव को पारित करना अनिवार्य है, तभी वह संशोधन संविधान में किया जाए।